हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अदिति यादव। तो हम कर रहे हैं बच्चे अपना चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम। तो आज हम पढ़ेंगे हमारा टॉपिक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसे रिप्रेजेंट किया जाता है के इक्विलिब्रियम से। ये जो EQ लिखा है इसका मतलब है इक्विलिब्रियम, और ये K जो है वो रिप्रेजेंट करता है कांस्टेंट को। तो ये होल टर्म बन जाती है आपकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ओके, अब देखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता क्या है। मान लो कोई रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट है A, और हमारा ये नहीं कह सकते हम इक्विलिब्रियम रिएक्शन में कि A रिएक्टेंट है और B प्रोडक्ट है। स्पेसिफिक नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि देखो बच्चा, अगर ये एरो होता डायरेक्ट कि A से एरो इधर दिख रहा है पूरा आपको B, तब तो हम बोलेंगे कि A रिएक्टेंट है और B प्रोडक्ट है। लेकिन ये जो हाफ हाफ आपको एरोज दिख रहे हैं इसका मतलब है कि रिएक्शन A से B भी बना रही है, रिएक्शन में A से B भी बन रहा है, और इसी रिएक्शन में B से वापस A भी बन रहा है। तो जब हम बात करेंगे फॉरवर्ड रिएक्शन की, फॉरवर्ड रिएक्शन का मतलब आगे जब रिएक्शन जाएगी तो A हमारा रिएक्टेंट होगा और B हमारा प्रोडक्ट होगा। ठीक है, तो फॉरवर्ड जब रिएक्शन होगी तो KF क्या है? रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। ठीक है, रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। तो अगर जब रिएक्शन फॉरवर्ड होगी तो रिएक्टेंट हमारा A है और प्रोडक्ट हमारा B है। ठीक है, जब हम बात करेंगे बैकवर्ड रिएक्शन की, बैकवर्ड रिएक्शन की, तो ये KB क्या है? रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। बैकवर्ड रिएक्शन यानी कि रिएक्शन वापस से वही चीज बना रही है जिससे वो बन के आई है, यानी B जो है वो A से बनी है। तो बैकवर्ड रिएक्शन का मतलब क्या होगा कि B से वापस A बन रहा है। अब B यहाँ रिएक्टेंट होगी और A यहाँ पे प्रोडक्ट होगा। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ? देखो, इक्विलिब्रियम का मतलब मैं समझा चुकी हूँ। इक्विलिब्रियम का मतलब ये नहीं है कि रिएक्शन रुक गई, क्योंकि बच्चे रिएक्शन रुकती ही नहीं है। रिएक्शन रुकती नहीं है कि दोनों साइड इक्वल हो गए अब रिएक्शन रुक गई, कि जितना A था उतना B है अब रिएक्शन रुक गई। नहीं, रिएक्शन तो कॉन्टिन्यूअसली चलती रहेगी, लेकिन दोनों सेम रेट से, सेम स्पीड से बनते रहेंगे, साइमल्टेनियस होती रहेगी। A से B बन रहा है, B से A से B, B से A से B, B से A से B जिस स्पीड से बन रहा है उसी स्पीड से साथ साथ B से A भी बन रहा है। तो रिएक्शन रुकेगी नहीं, लेकिन स्पीड दोनों की जो है वो सेम होगी। रेट जो है बनने का दोनों का वो सेम होगा। ठीक है, तभी बोला जाता है इक्विलिब्रियम, कि ये इस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम अटेन हो गया। मान लो ये बोल दिया कि इस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम अटेन हो गया, मान क्या लो, है ही साइन, तो ऑब्वियसली इक्विलिब्रियम अटेन हो गया। अब ये मत समझना इक्विलिब्रियम अटेन हो गया तो मतलब जितनी A की वैल्यू है उतनी ही B की वैल्यू है। मान लो A बना आपका, कुछ भी लगा लो, x मोल, और B भी बन रहा है x मोल। तो अब बोल दिया आपने कि भैया अब ये इक्विलिब्रियम पे है। पूछा जाए कैसे इक्विलिब्रियम पे है, तो A भी x मोल है और B भी x मोल है। अब रिएक्शन रुक गई, दोनों इक्वल हो गई, इक्विलिब्रियम आ गया। नहीं, रिएक्शन चलती रहती है, रिएक्शन कॉन्टिन्यूअसली चलती रहती है, लेकिन जिस स्पीड से A से B बन रहा है उसी स्पीड से आपका B से A भी बनेगा। ठीक है, आई होप ये क्लियर हुआ होगा। तो देखो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मतलब क्या होता है। इक्विलिब्रियम का मतलब समझ में आया। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मतलब है रेशो ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट क्या है? KF। F क्या है? फॉरवर्ड, फॉरवर्ड रिएक्शन के बारे में बता रहा है, और क्या है K? क्या है हमारा? कांस्टेंट। तो रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन अपॉन किसका रेशियो है? रेशियो किस किस का है? फॉरवर्ड रिएक्शन के रेट कांस्टेंट का और बैकवर्ड रिएक्शन के रेट कांस्टेंट का। तो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर आपको क्वेश्चन में निकालने के लिए आए तो आप ऐसे निकालेंगे के इक्विलिब्रियम इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन अपॉन रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, KF के भी मैंने आपको समझा दिया है क्या है, रेट कांस्टेंट है। ठीक है, के इक्विलिब्रियम यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बच्चे सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करती है आपका टेम्परेचर पे, किसी और क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती है। ये सिर्फ डिपेंड करती है किस पे? टेम्परेचर पे। तो यहाँ मैंने आपका ऐसा स्टार सा बना दिया है, इसको ध्यान रखना।
ठीक है, अब देखते हैं कि ये के फॉरवर्ड और के बैकवर्ड कैसे आएगा। देखो कोई एक रिएक्शन हमने एज्यूम कर लिया कि A प्लस बी मिलके बना रहे हैं C प्लस डी, ठीक है, और फिर C प्लस डी से बन रहा है B प्लस ए। मतलब ये रिएक्शन क्या हुई आपकी इक्विलिब्रियम में। जिस स्पीड से A B मिलके C और D बना रहे हैं उसी स्पीड से आपका C और D मिलके A और B बना रहे हैं, ठीक है। अब ये N1 N2 क्या है मैम, तो बच्चे N1 N2 N3 N4 क्या है, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स, ठीक है। अब देखो हम लो ऑफ मास एक्शन पढ़ चुके हैं। लो ऑफ मास एक्शन में क्या था, हमने देखा था कि फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल्स टू, मतलब लो ऑफ मास एक्शन में तो था कि रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू कांस्टेंट इक्वल्स टू जो भी हमारी कॉन्सेंट्रेशन होती है, ठीक है। अब यही हमें लो ऑफ मास एक्शन निकालना है। लो ऑफ मास एक्शन में हमने पढ़ा था रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन हम ले रहे थे, ठीक है, एक्टिव मास ले रहे थे रिएक्टेंट्स का। अब एक बात देखो, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, अब आप बोलोगे कि आपने सीओडी तो प्रोडक्ट है, फिर ये कैसे लिख दिया, क्योंकि लो ऑफ मास एक्शन में तो हमने तो हमेशा से पढ़ा है कि कॉन्सेंट्रेशन यानी एक्टिव मास किसका आता है, एक्टिव मास तो हमेशा रिएक्टेंट का आता है। तो बच्चे जब फॉरवर्ड रिएक्शन जाएगी, एक बात बताओ, जब आपकी रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी यानी A प्लस बी मिलके आपका C और D बना रहे हैं, तब तो आपके रिएक्टेंट क्या है, ए बी, ठीक है। ए और बी से जब आपका सी और डी बन रहे हैं तब आपकी रिएक्टेंट्स क्या है, ए और बी। तो पहले इसका रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन लिखते हैं, फिर समझाती हूँ। देखो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल्स टू के एफ यानी रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है। अब कॉन्सेंट्रेशंस लिखनी है यानी एक्टिव मास लिखना है, सीधा बोला जाए तो एक्टिव मास लिखना है। अब एक्टिव मास क्या होता है, एक्टिव मास वो क्वांटिटी होती है जो रिएक्शन के ड्यूरेशन में, रिएक्शन के दौरान, ड्यूरिंग द रिएक्शन, जब रिएक्शन चल रही है उस क्वांटिटी में चेंजेस होते हैं। जो चीज कांस्टेंट है जैसे वॉल्यूम वगैरह, जो चीज चेंज ही नहीं हो रही है, रिएक्शन आगे चल रही है लेकिन वॉल्यूम प्रेशर वगैरह तो कांस्टेंट है, तो उन्हें एक्टिव मास नहीं कहा जाएगा। एक्टिव का मतलब ही एक्टिव होता है, एक्टिव मतलब कि हाँ वो क्वांटिटी चेंज हो रही है ड्यूरिंग द रिएक्शन टाइम के साथ साथ, ठीक है। तो हमारी कॉन्सेंट्रेशन चेंज होती है, सिंपल सी बात है। तो एक्टिव मास में हमने क्या कर दिया, यहाँ पे ये क्या लिखा हमने, लो ऑफ मास एक्शन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल्स टू के एफ यानी रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, और ये हमने लिख दी यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशंस किसके, हमारा ए यहाँ पे रिएक्टेंट है और इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऊपर जाएगा। लो ऑफ मास एक्शन में मैं समझा चुकी हूँ N1, यहाँ पे आपका B और इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है N2। चलो ये तो समझ में आ गया क्योंकि यहाँ ये रिएक्टेंट थे, लेकिन लो ऑफ मास एक्शन में तो सिर्फ रिएक्टेंट के बारे में है, तो भैया प्रोडक्ट कहाँ जाएगा, तो भैया इसमें प्रोडक्ट कहाँ होता है ये तो बताओ। इक्विलिब्रियम का मतलब कि A से B बन रहा था, मतलब A प्लस बी मिलके सी डी बना रहे हैं, साथ साथ सी डी मिलके ए बी बना रहे हैं। तो अब देखो जब हम बात करेंगे रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन की, रिएक्शन वापस पीछे जा रही है, रिएक्शन वापस पीछे जा रही है। जब रिएक्शन पीछे जा रही है तो एक बात बताओ, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन का मतलब ही क्या हुआ कि C और D मिलके आपका ए बी बना रही हैं। बैकवर्ड रिएक्शन का मतलब ही यही हुआ कि C और D मिलके आपका A और B बना रहे हैं, ठीक है। जब बच्चे C और D मिलके A B बनाएंगे तो ये बताओ कि रेट बैकवर्ड रिएक्शन में सिंपली बताओ, बैकवर्ड रिएक्शन में C D मिलके A B बनाएंगे तब रिएक्टेंट कौन होगा और प्रोडक्ट कौन बनेगा, C और D मिलके A B बना रही हैं। तो बैकवर्ड रिएक्शन में C और D आपका रिएक्टेंट होंगे। हमने लो ऑफ मास एक्शन को वॉयलेट नहीं किया है कि कभी आप बोलो कि लो ऑफ मास एक्शन में तो रिएक्टेंट के बारे में था तो आपने यहाँ क्यों लिखा प्रोडक्ट। तो अब एक बात बताओ, बैकवर्ड रिएक्शन में कौन रिएक्टेंट होंगे, हमारे C और D, ठीक है। वही लो ऑफ मास एक्शन लगा दो। तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल्स टू KB क्या है आपका, रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, और ये एक्टिव मासेस, किसके एक्टिव मासेस लिखने हैं, अब रिएक्टेंट कौन है, रिएक्टेंट के एक्टिव मासेस लिखते हैं। अब रिएक्टेंट कौन है, बैकवर्ड रिएक्शन में आपके रिएक्टेंट है C और D
इनके एक्टिव मासेस लिख दिए, ठीक है। अब देखो n3 n4 क्या है, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ये रेज टू पावर में जाएंगे, ठीक है, हो गया। अब कैसे इसको हम निकालें, कैसे डिराइव करें, क्या कैसे आया ये, अब देखो। अब आपको पता है कि इक्विलिब्रियम का मतलब ही क्या है, कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, यानी जिस रेट से ए बी मिलके सी डी बना रहे हैं उसी रेट मतलब उसी स्पीड से उसी पर सेकंड में उसी स्पीड से क्या बन रहा है, सी और डी मिलके ए और बी बना रहे हैं, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए हम क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम कहता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है हमारा, KF A की पावर N1 B की पावर N2, ठीक है। अब रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या है आपका, KB C की पावर N3, क्योंकि N3 क्या है, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। D की पावर N4, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो, अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमें पता है, K इक्विलिब्रियम क्या होता है, K फॉरवर्ड अपॉन K बैकवर्ड, यानी रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन अपॉन रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो KF के नीचे जब मैं KB को लेके आऊंगी, देखो मैं इसे रब करती हूँ, दोबारा से करते हैं इसको। देखो एक बात बताओ, KF यहाँ है, KF की पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ KB के बारे में है सब कुछ, मतलब रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बारे में। KF के नीचे जब मैं KB को लेकर आऊंगी, KF के नीचे मैं KB को लेकर आऊंगी तो AB यहां से यहां चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है बात। देखो K फॉरवर्ड अपॉन यहां आ जाएगा इक्वल्स टू के, इधर ये नीचे आएगा मल्टीप्लाई में इधर, तो K बैकवर्ड, ठीक है। इधर क्या चला जाएगा, ये है C की पावर N3 D N4 एक्टिव मास ऑफ A की पावर N1 एक्टिव मास ऑफ B की पावर N2, समझ में आया। अब एक बात बताओ मुझे कि KF अपॉन KB आपका क्या है, दोबारा से देख लो इस स्टेप को। K फॉरवर्ड के नीचे मैं K बैकवर्ड को ले आती हूँ, K फॉरवर्ड के नीचे K बैकवर्ड आ गया, तो यहाँ की एक्टिव मासेस जो है C D के, उसके नीचे A भी आ जाएगा, वो एक ग्रॉस मल्टीप्लाई वाला सीन है, कुछ नहीं है ज्यादा, ठीक है। तो एक बात बताओ, K फॉरवर्ड अपॉन K बैकवर्ड क्या है बच्चे, K फॉरवर्ड अपॉन K बैकवर्ड, K इक्विलिब्रियम, और K इक्विलिब्रियम क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो हमें यही तो चाहिए था, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब मान लो आपने यहाँ तो देख लिया कि हमें बोल दिया कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालो इस रिएक्शन का, और आपको K फॉरवर्ड और K बैकवर्ड गिवन है, तो आप इजीली निकाल लोगे। लेकिन अगर आपको K फॉरवर्ड और K बैकवर्ड गिवन नहीं है तो फिर आप इस प्रोसेस पे आओगे, ये ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखोगे, इतना झंझट करोगे, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब ध्यान से देखो, ये C और D कहाँ लिखे हैं, C और D, मतलब ये क्या है, रिएक्शन में प्रोडक्ट। हम वैसे नहीं कह रहे, कभी कहो कि इक्विलिब्रियम का मतलब, तो अभी आपने बोला कि ये प्रोडक्ट नहीं हो सकते हैं, ठीक है। C और D अगर हम फॉरवर्डली देखें, रिएक्शन में फॉरवर्डली देखें, तो रिएक्शन में क्या है, C और D हमारे क्या बन रहे हैं, प्रोडक्ट। अब इसे एक नॉर्मल रिएक्शन की तरह देखो तो क्या दिख रहा है हमें, नॉर्मल रिएक्शन की तरह देखिए, CD हमारा इस साइड में लिखा है प्रोडक्ट, और AB हमारा यहाँ लिखा है, तो ये आ गया रिएक्टेंट। तो बस अब आपको कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको बोल दिया कि K इक्विलिब्रियम यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालो, तो सीधा सा एक काम करना है, अगर K फॉरवर्ड और K बैकवर्ड गिवन है तो डायरेक्टली वो पुट अप कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो गिवन नहीं है तो सीधा देखो रिएक्शन में आपके राइट हैंड साइड में क्या लिखा है, जैसे यहाँ COD लिखा है, यहाँ क्या है B, यहाँ आ जाएगा B अपॉन A, सिंपल। B अपॉन A की जो एक्टिव मासेस है उनकी पार करके जो भी आंसर आएगा वो निकाल लेना, ठीक है। अब हो सकता है कि आपको दे दिया जाए, आपको ये सारी चीजें दे दी जाए, K बैकवर्ड दे दिया जाए, इनकी वैल्यूज दे दी जाए, पूछ लिया जाए K फॉरवर्ड बताओ, तो इससे निकाल लेना, सिंपल। अब तो समझ में आ गया ना कि K फॉरवर्ड K बैकवर्ड क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे आया, ठीक है। एक बार देख लीजिए,
तो अब करते हैं हम कुछ एग्जांपल्स जिनसे आपको बहुत ही क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि कैसे हमें अप्लाई करना है। ठीक है, देखो ये हमारे पास एक रिएक्शन है, N2 और H2 मिलके क्या बना रहे हैं बच्चे, अमोनिया बना रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, ये स्टेट जानना बहुत जरूरी है। देखो एक सिंपल सी चीज मैंने लॉ ऑफ मास सेक्शन में भी समझाई थी, दोबारा से बोल देती हूँ कि कहीं पे भी अगर सॉलिड यानी S या फिर लिक्विड, इन दोनों स्टेट में से प्योर सॉलिड या प्योर लिक्विड यानी कि S या L लिखा हो, अगर किसी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के नीचे कहीं पे भी पूरी रिएक्शन में, तो हम उसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या फिर लॉ ऑफ मास एक्शन के दौरान काउंट नहीं करते हैं, उसे यूनिटी यानी वन समझा जाता है। अब ये कैसे अप्लाई होगा वो भी समझाती हूँ। देखो N2H2 मिलके बना दिया अमोनिया, फिर बैक ये फॉरवर्ड थी, अब बैकवर्ड रिएक्शन में क्या हो गया, अमोनिया ने H2 और N2 बना दिया। ठीक है, अब इसे बैलेंस, देखो N2 और H2 ने मिलके बना दिया अमोनिया। ठीक है, और फिर बैकवर्ड रिएक्शन जब गई तो अमोनिया ने N2 और H2 बना दिया। सिंपल है, इक्विलिब्रियम रिएक्शन है। अब देखिए यहाँ पे 3O2 क्या है, ये बैलेंस की है हमने रिएक्शन, तो ये क्या हुए, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। सिंपल। अब देखो बच्चे, अगर रिएक्शन में क्वेश्चन में आपको कॉन्सेंट्रेशन की टर्म्स में वैल्यूज गिवन है, तो के इक्विलिब्रियम यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या किसके इक्वल हो जाएगा, के सी के इक्वल। सी का मतलब ये शो कर रहा है कि कॉन्सेंट्रेशन की टर्म्स में जो वैल्यूज हैं इनकी, वो आपको कॉन्सेंट्रेशन की टर्म्स में गिवन है कि इतना मोल पर लीटर है, इतना मोल पर लीटर है। ठीक है, ठीक है। अगर रिएक्शन में के सी नहीं है यानी कॉन्सेंट्रेशन की टर्म्स में वैल्यू गिवन नहीं है, तो किस टर्म्स में होंगी मैम, तो बच्चे प्रेशर की टर्म्स में होंगी। इतना बार प्रेशर, x बार प्रेशर ये बना, y बार ये बना, z बार ये बना। ठीक है, उस टाइम पे जो के इक्विलिब्रियम है यानी आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, वो के पी के इक्वल हो जाएगा। P क्या शो कर रहा है, यानी कि प्रेशर की टर्म्स में आपको जो वैल्यूज है इनकी वो गिवन है, और C क्या है कि कॉन्सेंट्रेशन की टर्म्स में है। समझ आया? देखिए अब अगर हमें कॉन्सेंट्रेशन की टर्म्स में इनकी वैल्यूज गिवन है, तो हम Kc का मतलब क्या है, के इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये मत समझना कि Kc नई टर्म आई है, बच्चा नई टर्म नहीं है। Kc मतलब के इक्विलिब्रियम की ही बात कर रहे हैं हम। तो अगर कॉन्सेंट्रेशन की टर्म्स में वैल्यूज गिवन है, तो जस्ट अभी अभी हमने पढ़ा कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकालते हैं, के फॉरवर्ड अपॉन के बैकवर्ड, और वो भी किसके इक्वल था, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ठीक है, यानी कि हमारा जो राइट साइड में है ये अपॉन ये हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है हमारा, अमोनिया आ जाएगा अपॉन N2 और यहाँ पे H2। अब इनके स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट जिन जिन के ऊपर है उनकी पावर में लगा दो यहाँ पे। ठीक है, अमोनिया में क्या है, 2 है, N2 पे कुछ नहीं है यानी 1 है, और H2 पे क्या है, 3 है। ठीक है, Kc की टर्म्स में लिख दिया। अगर Kc की टर्म्स में गिवन नहीं है, अगर मान लो आपको कॉन्सेंट्रेशन की टर्म्स में इनकी वैल्यूज गिवन नहीं है, प्रेशर की टर्म्स में गिवन है, तो कैसे लिखोगे बच्चे, Kp का मतलब वही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, कांस्टेंट प्रेशर की बात कर रहा है। ठीक है, Kp यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, और Kc यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट कांस्टेंट कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो Kp क्या है हमारा, प्रेशर किसका, अमोनिया का, रेज टू में उसकी पावर कितनी है, 2 है, अपॉन प्रेशर किसका, N2 का। ठीक है, फिर प्रेशर किसका, H2 का, और ये 3 हमारे यहाँ पे क्योंकि रेज टू द पावर में है, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। ठीक है, Kc और Kp लिखना आ गया। अब नेक्स्ट देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट से क्या बन रहा है हमारा, कैल्शियम ऑक्साइड और हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब देखो कैल्शियम कार्बोनेट किस स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में है, सॉलिड में है। कैल्शियम ऑक्साइड भी किस स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में है, और CO2 क्या बना है हमारा, गैसियस स्टेट में, ऑब्वियसली CO2 गैसियस स्टेट में है। ठीक है, अब देखिए, अब हमने क्या किया, अभी अभी मैंने जस्ट बताया था कि कोई भी चीज, कोई भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट बचे, अगर हमारा किस में होता है, सॉलिड स्टेट में या फिर लिक्विड स्टेट में,
तो हम उसे क्या काउंट करते हैं, उसकी कॉन्सेंट्रेशन को 1 काउंट करते हैं। जब इसकी कॉन्सेंट्रेशन ही 1 है यानी यूनिटी है तो उसे लिखने का तो कोई मतलब ही नहीं है, सिंपल। तो यहाँ Kc क्या होगा, सिर्फ एक टर्म है यहाँ पे जो सॉलिड या लिक्विड में नहीं है, वो है CO2। तो CO2 की कॉन्सेंट्रेशन आएगी। और Kp क्या होगा, किसका प्रेशर, CO2 का प्रेशर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए NH4OH, AQ क्या है बच्चा, एक्वस है, ठीक है। और ये NH4 पॉजिटिव और OH माइनस, ये भी एक्वस है, ठीक है। सिर्फ सॉलिड यानी S ऐसे लिखा हो या फिर लिक्विड ये लिखा हो, इन दोनों में से अगर कुछ लिखा है तो उस पर्टिकुलर रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की जो वैल्यू होगी, की जो कॉन्सेंट्रेशन होगी, वो कांस्टेंट होगी, वो यूनिटी होगी, वो 1 होगी, वो काउंट नहीं करते हैं। लेकिन एक्वस वगैरह है तो सब काउंट होती है, सिर्फ सॉलिड या लिक्विड नहीं लिखा होना चाहिए, बस इतनी सी बात है। सॉलिड लिक्विड का मतलब प्योर सॉलिड प्योर लिक्विड ही कहते हैं इसे हम, ठीक है। अब देखिए तो Kc यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, Kc अगर पूछा है तो Kc क्या होगा हमारा, NH4 पॉजिटिव OH माइनस अपॉन में रिएक्टेंट में NH4OH, ठीक है। अब एक और टर्म है छोटी सी, वो और देख लेते हैं, Kx, नीचे छोटा सा x क्या है, x है बच्चे मोल फ्रैक्शन। अब मैं मोल फ्रैक्शन क्या होता है, तो बच्चे वो मोल वाला जो फर्स्ट चैप्टर है आपका 11th में ही, वो जाके देखिए, वो मैंने कंप्लीट कराया हुआ है। मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं कैसे नहीं वो सब पढ़ाया हुआ है, क्योंकि अगर यहाँ निकालने लगी तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, पूरा लेक्चर उसी में चला जाएगा, ठीक है। तो आप प्लीज वहां से देखिए, अगर आपको आता है देन वेल एंड गुड, नहीं आता है कोई बात नहीं, भूल जाते हैं, कोई नॉर्मल सी बात है, ऐसा कोई वो नहीं है, तो वहां जाके देख लीजिए। तो देखो Kx हमें निकालना है, तो ये रिएक्शन हमें गिवन है, ठीक है बच्चे। ये जो साइन होता है ना ये एरो का, ये इक्विलिब्रियम को शो करता है, ठीक है। रिएक्शन यानी दोनों साइड चल रही है साइमल्टेनियसली, और ये जो एरो का साइन होता है ना, इसका मतलब जैसे ये कंप्लीट एरो बन गया आपका, ये ऐसा, ये बी, तो इसका मतलब है कि रिएक्शन क्या है, इरिवर्सिबल। बी से ए नहीं बनेगा, ए से बी ही बन रहा है, बी से ए नहीं बनेगा, तो ये नॉन इक्विलिब्रियम की है, ठीक है, इक्विलिब्रियम नहीं है। ये देखो ये हमारी रिएक्शन गिवन है। अब हमें Kx बोल दिया, यानी कि मोल फ्रैक्शन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को मोल फ्रैक्शन की टर्म्स में हमें लिखना है, तो लिख दो। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखते थे, यहाँ ये हमारा प्रोडक्ट अपॉन में हम रिएक्टेंट लिख देते थे, सिंपल था ना, कि K फॉरवर्ड अपॉन K बैकवर्ड करके लिखते थे। यहाँ पे बस हमें क्या करना है, कॉन्सेंट्रेशन की जगह क्या लेना है, हमें यहाँ मोल फ्रैक्शन लेना है, तो यहाँ लिख दो मोल फ्रैक्शन ऑफ अमोनिया, इसकी रेज टू द पावर 2 जाएगी क्योंकि स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है 2, अपॉन में क्या हो जाएगा हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 और मोल फ्रैक्शन ऑफ H2, और इसकी रेज टू द पावर क्या जाएगी 3, ठीक है। अब आप ये मत सोचना कि ये हमें कैसे पता चलेगा स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 3 या 2 कैसे आएगा, बच्चे वो बैलेंस करनी पड़ती ना, कोई भी रिएक्शन कभी भी, सिर्फ यहाँ नहीं, फ्यूचर में भी अगर आप केमिस्ट्री परस्यू करते हो आगे अगर हायर स्टडीज के लिए, हमेशा किसी भी रिएक्शन को प्रोसीड करने से पहले आपको उस रिएक्शन को बैलेंस्ड स्टेट में लाना पड़ता है, ठीक है। देखो जैसे कि यहाँ N2 है, चलो मैं इनको हटा देती हूँ, चलो समझाती हूँ आपको। मान लो N2 यानी कि कितने नाइट्रोजन है, 2 नाइट्रोजन है, लेकिन यहाँ तो हमारे पास एक ही नाइट्रोजन है, ठीक है। तो यानी कि हमें नाइट्रोजन कितने करने हैं, चलो यहाँ लिखते हैं, नाइट्रोजन कितने करने हैं, हमें 2 करने हैं, यहाँ 1 है, ठीक है। H2 यहाँ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ 3 हाइड्रोजन है, रिएक्शन तो अनबैलेंस्ड है, बैलेंस ही नहीं है, तो इसको बैलेंस कैसे कर देते हैं हम, अगर मैं इसके आगे 2 लगा दूं, वो आप प्रैक्टिस करोगे ना तो अपने आप पता चल जाएगा कि कहाँ क्या आएगा, और इसके आगे 3 लगा दूं, अब देखो रिएक्शन बैलेंस्ड है, N2 2 नाइट्रोजन 2 N यानी कि 2 नाइट्रोजन, ठीक है। H2 कितना है 3 मल्टीप्लाई 2 6 हाइड्रोजन, ये कितना है हमारे यहाँ पे हाइड्रोजन 3 मल्टीप्लाई 2 6 हाइड्रोजन। अब ये रिएक्शन बैलेंस्ड है, कोई भी रिएक्शन आगे प्रोसीड करने से पहले हमेशा रिएक्शन को बैलेंस्ड करना जरूरी होता है, अदरवाइज आपके सारे आंसर्स रॉन्ग आएंगे, आपकी मेहनत वेस्ट हो जाएगी, सिंपल, ठीक है। तो आई होप जो आज हमने पढ़ा है वो आप सबको समझ में आया है, कोई भी क्वेरी हो देन कमेंट इट एंड स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी।